हाय एवरीवन, मैं आलम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। और सभी का सभी क्या है 25 स्ट्रक्चर में फिनिश हो जाएगा। ऑल आर जस्ट इन 25 स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। यानी या किसी वाक्य के कर्ता और क्रिया के बीच का क्या है? एग्रीमेंट है, संबंध है। यानी कि इन दोनों के बीच का क्या है? दोनों के बीच में जो है यह समझौता है। क्या समझौता है? कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, नॉन के साथ यदि एस या ईएस लगाते हैं तो वह प्लूरल होता है, लेकिन अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर होता है। अब हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हुआ? कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कोई कोई स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग एक्सेप्शनल कहते हैं या एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, इसको चलिए हम आगे बताएंगे। दूसरा, नॉन प्रीपोजिशन और नॉन के साथ अगर कोई स्ट्रक्चर या अगर कोई सेंटेंस नॉन प्रीपोजिशन और नॉन के रूप में बना हो तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? ठीक है, इंडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी रहेगा किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर कलेक्टिव नॉन रहेगा तो ऑफ के साथ, तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? कलेक्टिव नॉन रहेगा, या इसी को नॉन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, तो उसके साथ वर्ब कैसा रहेगा? कलेक्टिव नॉन रहेगा या नॉन ऑफ मल्टीट्यूड रहेगा, तो उसके साथ वर्ब कैसा क्या हो कौन सा होगा? ठीक है, वेट एंड मेजर्स रहेगा तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? नेम और टाइटल्स रहेगा तो उसके साथ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? द इनसेपरेबल एंड द वर्ब, इंसेपरेबल रहेगा तो उसके साथ वर्ब कैसा रहेगा? द हैप्पीनेट एक्सप्रेशन एंड द वर्ब, हैप्पीनेट एक्सप्रेशन के साथ वर्ब का क्या फॉर्म रहेगा? सिंगुलर रहेगा, प्लूरल होगा? नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट बोले तो जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और क्लॉज के साथ वर्ब कैसा रहेगा? द एडजेक्टिव, जैसे कि नॉन को एडजेक्टिव को हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नॉन बना देते हैं तो उसके साथ वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट। अपोजिशन के साथ वर्ब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ वर्ब क्या होगा? फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड के साथ वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट। टू बी के साथ कॉम्प्लीमेंट हो तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट करके यानी कि नॉन एंड नॉन करके क्या है? नॉन और नॉन करके रहेगा तो उसके साथ वर्ब कैसा रहेगा? ठीक है, ईच एंड एवरी, ईच एवरी नो के बाद सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा? द सेपरेटर एंड द वर्ब, मल्टीप्लिकेशन एंड द वर्ब, क्वांटिटी, वर्ड्स एंड द वर्ब, एज रिगार्ड, एज कंसर्न्स, एज फॉलोज के साथ वर्ब का क्या फॉर्म होगा? देयर और इट के साथ वर्ब क्या होगा? व्हाट, एज, देन के साथ वर्ब क्या होगा? ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है एक्सेप्शनल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह क्या हो गया? एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये देखिए स्टैंडर्ड है कि रिक्की गोज टू स्कूल एवरी डे, तो रिक्की सब्जेक्ट हो गया जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। गोज जो हो गया ये सिंगुलर हो गया रिक्की के अनुसार, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर सिंगुलर। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है, तो दे क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, और प्ले क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो क्या हो गया? प्लूरल प्लूरल हो गया। रिक्की प्रतिदिन स्कूल जाती है और वे लोग बागान में या मैदान में क्रिकेट खेलता है या खेलते हैं, है ना। एक्सेप्शनल देखिए, एक्सेप्शनल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन
प्लूरल वर्ब आ जाता है तो एक्सेप्शनल हो गया। एक्सेप्शनल यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि मेन यही कहना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर वर्ब ना आए, प्लूरल आए जो एक्सेप्शनल हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर प्लूरल वर्ब ना आए तो एक्सेप्शनल हो जाएगा। बस यहाँ देखिए एक्सेप्शनल का जो केस होता है, ठीक है, नीड नॉट, डेयर नॉट के साथ आता है। बी क्या इसका है, सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब सपोजिशन, सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब विश। अब एक एक करके पढ़ेंगे। नीड नॉट एंड डेयर नॉट में कैसे एक्सेप्शनल हो रहा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे नहीं आ रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे नहीं आ रहा है, यही सीख हम एक्सेप्शनल बोलते हैं। अब नीड नॉट डेयर नॉट, तो नीड नॉट और डेयर नॉट का कंडीशन है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ, तो जनरल रूल्स फॉलो करेगा, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के साथ यह एक्सेप्शनल हो जाता है, यानी कि सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगा और प्लूरल के साथ सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो टू नॉट यूज विथ नीड नॉट एंड डेयर नॉट, बट टू कैन यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। टू जो है इसका यूज हम, जब इसका यूज हम नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, डेयर हो, तो उसके साथ हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ही नीड्स योर हेल्प, ठीक है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दे नीड मनी, उसे पैसे की जरूरत है। डज ही नीड टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, क्या उसे इस घटना की जानकारी होना आवश्यक है। सी डेयर नॉट गो देयर अलोन, तो यहाँ देखिए सी डेयर आया, जबकि सी के साथ क्या आता है, डेयर्स आता है, लेकिन क्या है यहाँ, सी डेयर नॉट गो देयर अलोन, उसे वहाँ अकेले जाने का साहस नहीं है। सी नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है या जरूरत है। ठीक है। एक्सेप्शनल में बी क्या हो गया, सेकंड, बी सब्जेक्शन मूड ऑफ वर्ब, सब्जेक्शन मूड ऑफ वर्ब सपोजिशन। सपोजिशन यानी कि कोरा कल्पना, मानना या ऐसा सोचना समझना, यही सपोजिशन हो गया कि ऐसा मान लिया कि माना, या ऐसा कल्पना करना, तो कल्पना सपोजिशन। इट एक्सप्रेस विश, इच्छा, कंडीशन शर्त, सपोजिशन, कल्पना, और वर के साथ हमेशा क्या हो गया, वर्ब, वर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वाज वर। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, ओह डैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। सपोजिशन वर्ड्स कौन कौन सा हो गया, यानी कि ये सब वर्ड अगर लगा होगा तो इससे क्या अर्थ निकलेगा, इससे यही हम लोग समझेंगे कि आह सपोजिशन है ये। जैसे ओह डैट, काश, वुड डैट, इसका ये तो काश, इफ, मानो, एज इफ, ऐसा मानो, आई विश, मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, आई अर्नेस्टली डिजायर, मेरी तीव्र इच्छा है ना, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ही कमांडेड एज इफ ही वर माई मास्टर, वह मुझे इस तरह से निर्देश देता है मानो कि वह मेरा मास्टर हो, यानी कि मेरा गुरु हो। आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, और मैं चाहता, काश मेरी इच्छा थी कि मैं एक पक्षी होता, है ना। चलिए तो इसमें देखिए, यहाँ है ही के साथ वाज आता है, लेकिन यहाँ वर है, क्यों वर है, क्योंकि यह सपोजिशन है। सपोजिशन यानी कि एज इफ, मानो। ठीक है। आई के साथ वर है, वर होना ही चाहिए क्योंकि यह आई विश, इससे क्या हो गया, काश, यानी कि काश का अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो, सपोजिशन है। तो हमेशा याद रखिए सपोजिशन जब रहेगा तो प्लूरल वर्ब होगा, यानी कि वर आएगा। यही एग्जाम में ही पूछता है। ठीक है। चलिए आगे। अब आइए सब्जेक्शन मूड ऑफ वर्ब विश। विश यानी कि इससे क्या हुआ, इच्छा। इट एक्सप्रेस ब्लेस, लाइव, सेव, हेल्प और विश। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए,
गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को बचाए। मे गॉड लॉन्ग लाइव द चाइल्ड, ईश्वर बच्चा को लंबी उम्र दे। गॉड ब्लेस यू, है ना, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया पहला स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक्सेप्शनल हुआ। एक्सेप्शनल कौन कौन सा हो गया? तो नीड नॉट, डेयर नॉट, सब्जेक्शन मूड ऑफ वर्ब, सपोजिशन और सब्जेक्शन मूड ऑफ वर्ब विश। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें हम बोले कि गॉड सिंगुलर होता है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सेव है, क्या है, प्लूरल है। तो यह हो गया सपोजिशन में। ठीक है। लॉन्ग लिव द चाइल्ड, मे गॉड लॉन्ग लिव द चाइल्ड, बच्चा, ये क्या है, बच्चा यहाँ है तो बच्चा सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। गॉड ब्लेस यू, गॉड क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ ब्लेस क्या है, प्लूरल है। और सिंगुलर बनाना होता तो क्या करता, ब्लेसेस हो जाता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड क्या है? स्ट्रक्चर सेकंड बोल रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरह का हो, या अगर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस इस तरह का हो कि जिसका नॉन, प्रीपोजिशन और नॉन हो, तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, नॉन, प्रीपोजिशन और नॉन रहेगा, इस तरह का कोई सेंटेंस में रहेगा, तो ये प्रीपोजिशन से पहले आए हुए नॉन को, प्रीपोजिशन से पहले आए हुए नॉन को हम सब्जेक्ट मानेंगे, और इसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में, द मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज वेल नॉन। समझ गए? तो यहाँ हो गया द मेरिट, किताब की गुण, है ना, ऑफ दिस बुक, इन किताबों का गुण अच्छी तरह से मालूम है या अच्छी तरह से जानते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स गुड इन ऑल कंट्रीज, यहाँ क्या भराएगा, इंक्रीजिंग, यहाँ क्या भराएगा, इज या आर। तो देखिए यहाँ पर एक नॉन ये हो गया, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि लागत, कॉस्ट किसका, तो ग्राहक के सामग्री का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्राहक के सामग्रियों का। ये क्या, ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। तो हम बोले थे ऑफ के पहले जो आता है उसको हम क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स इन ऑल कंट्रीज इज इंक्रीजिंग, सभी देशों में लागत, कॉस्ट जो है ग्राहकों के सामग्री का बढ़ रहा है। द डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट नॉन। रॉन्ग होगा, क्यों रॉन्ग होगा, कि ये देखिए द डिटेल्स क्या है, प्लूरल है, जो कि ऑफ प्रीपोजिशन से पहले आया है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, वर आएगा। ठीक है। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है, सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है, या सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है जो कि प्रीपोजिशन की तरह ही है, या प्रीपोजिशन की तरह ही है जो काम करता है। यानी कि कह सकते हैं कि सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, अगर इससे पहले अगर कोई नॉन आता है तो उसको सब्जेक्ट मानकर उसी के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, जैसे एज वेल एज, एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, along with, in additional to, no less than, rather than, more than, like, unlike, but, except, beside, besides यानी कि अतिरिक्त, और beside यानी कि बगल में, इंक्लूडिंग मिलाकर, एक्सक्लूडिंग छोड़कर, इस तरह का जो प्रीपोजिशन रहेगा या फ्रेजेस रहेगा, तो इसके पहले आए हुए नॉन को ही हम सब्जेक्ट मानकर उसी के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, द रोबर अलोंग विथ हिज फॉलोवर्स। अब इसके हम बोले था क्या, ये क्या हो गया, अलोंग विथ एज ए प्रीपोजिशन हो गया, इससे पहले द रोबर क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ सिंगुलर वाज आ जाएगा, वाज अरेस्टेड, क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है। द थीफ एज वेल एज हिज सन्स, क्या हो जाएगा, वाज अरेस्टेड, क्यों, क्योंकि एज वेल एज क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उससे पहले आया हुआ जो द थीफ है वह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर होगा। और यही सब एग्जाम में पूछता है, और कुछ नहीं। ही एज वेल एज आई इज म्यूजिशियन, यहाँ क्या होगा, इज होगा,
यहाँ पर एम मत कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज के पहले आया हुआ जो नॉन होता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं, और उसी के सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो ही के साथ ही सिमिलर है, उसके साथ इज लगेगा, है ना। आई ही एज वेल एज आई इज म्यूजिशियन, वह और मैं, वह वह और मैं क्या हो, म्यूजिशियन हूँ। अब एक देखिए यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो नॉन और प्रोनाउन आएगा, यानी कि बट ऑल्सो के बाद जो नॉन और प्रोनाउन आएगा, ठीक है, नॉन और प्रोनाउन आएगा उसी को सब्जेक्ट मानेंगे और उसी के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब का वर्ब रखेंगे या वर्ब का यूज करेंगे। नॉट ओनली इंडिया, ना केवल इंडिया, बट ऑल्सो ऑल कंट्रीज। अब क्या बोला है कि बट के बाद आने वाले नॉन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मानेंगे। तो नॉन के अनुसार क्या है, ये ऑल कंट्रीज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आर इन ट्रबल इन दिस टाइम, ना ना केवल इंडिया बल्कि सभी देश इस समय क्या है, परेशानी में है, ठीक है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो ऑल हिज फ्रेंड्स आर पास द एग्जामिनेशन, ना केवल वह बल्कि उसका सभी मित्र एग्जाम या परीक्षा पास हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नथिंग बट, एक नथिंग बट जो है प्रीपोजिशन या कंजक्शन बोलिए, नथिंग बट क्या है, नथिंग बट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा अगर सिंगुलर आए तो सिंगुलर और प्लूरल आए तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। नथिंग बट आई रिमेम्बर यू, ठीक है। देयर इज नथिंग बट miseries इन लाइफ, आई सी नथिंग बट सैंड, मैं बालू ही बालू देखता हूँ। देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी ही पानी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए हम जो आपको बोल रहे हैं ना उसको लिखते चलिएगा हिंदी में, ये नहीं कि केवल इंग्लिश ही लिख रहे हैं, हिंदी लिखिएगा तो नोट्स बनेगा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एक एज वेल एज का यूज किस तरह से एज वेल एज को दूसरे रूप में लिखते हैं। एज वेल एज से अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसको सो और एक्सिलरी वर्ब और नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। जैसे कि ही एज वेल एज आई लाइक फिश, वह और मैं दोनों मछली पसंद करते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे ही लाइक्स फिश एंड सो डू आई, सो डू आई। अब यहाँ दूसरा देखिए सचिन प्लेज क्रिकेट एंड सो डज धोनी, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है और धोनी भी, सचिन प्लेज क्रिकेट एंड सो डज धोनी। चलिए नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी ऑफ एंड नॉन, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसके साथ क्या वर्ब होगा उसको देखते हैं। तो इनडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। इनडिफिनिट नंबर यानी कि अनिश्चित संख्या, इनडिफिनिट क्वांटिटी यानी कि अनिश्चित मात्रा, ठीक है। यह अनिश्चित यानी कि अगर किस अनिश्चित कैसे पता चलेगा, अगर किसी सेंटेंस में अनिश्चित वर्ड यानी कि ए नंबर ऑफ, हम लोग जानते हैं ए और एन जो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है और दा जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो इस तरह का हम इस तरह से भी कह सकते हैं ए एन जहाँ लग गया वो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो गया। तो इनडिफिनिट हो गया लेकिन नॉन हो गया वो। लेकिन अगर इनडिफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी करना है तो इस तरह का एक नंबर होगा, जैसे कि वर्ड होगा इस तरह का, ए नंबर ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, हिप्स ऑफ। तो इस तरह क्या होगा, ए नंबर ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ बहुत, ऑल ऑफ सब, सम ऑफ कुछ, हिप ऑफ ढेर। तो इस तरह क्या होगा हिंदी में इसका बनेगा, और इसका मतलब ही होगा जिसको हम अनिश्चित, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं बट अंदाजे में कहते हैं बहुत, ठीक है। बहुत, सब, ढेर, इस तरह से। अब यहाँ पर बात है कि इंडिफिनिट नंबर के ऑफ और नॉन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि इंडिफिनिट क्वांटिटी ऑफ और नॉन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं सब्जेक्ट जो होगा वह ऑफ और नॉन या प्रोनाउन होगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि ऑफ के बाद जो नॉन और प्रोनाउन आता है उसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे और उसी के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार हम
वर्ब का यूज करेंगे। और हम यही तो पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। तो ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नॉन आता है तो हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट मान के प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नॉन आएगा तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यह मोटा मोटी क्या है, बेसिक है, या मोटा मोटी क्या है, एक फंडा है कि भाई अगर इंडेफिनिट क्वांटिटी या नंबर के बाद ऑफ के बाद जो नॉन या प्रोनाउन आ रहा है वो अगर काउंटेबल है तो उसको प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर वो नॉन के अनकाउंटेबल है तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे उसके लिए। ये मेन हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ए नंबर ऑफ मतलब हो गया बहुत, मेनी का मतलब हो गया बहुत, ए ग्रेट मेनी का भी मतलब हो गया बहुत। इसके बाद प्लूरल नॉन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नॉन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। और ए नंबर ऑफ को ही हम बोलते हैं ए नंबर ऑफ यानी कि बहुत, मेनी मतलब ये बहुत, ए ग्रेट मेनी मतलब भी बहुत। यहाँ देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत लड़के। और यहाँ देखिए द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या, ये याद रखिए एकदम हिंदी में, द नंबर ऑफ लड़कों की संख्या या संख्या, ए नंबर ऑफ बहुत। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफिनिट हो जाता है, ए नंबर ऑफ इनडिफिनिट हो जाता है, लड़कों की संख्या। अगर यहाँ पर हम बोलेंगे द नंबर ऑफ प्लूरल नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि संख्या डिफिनिट हो जा रहा है, डिफिनिट के साथ हमेशा सिंगुलर आ जाता है, या अनडिफिनिट के साथ या इनडिफिनिट के साथ प्लूरल आएगा। मेनी प्लूरल नॉन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन, ए ग्रेट मेनी प्लूरल नॉन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन। मेनी के बाद अगर ए एन आके सिंगुलर काउंटेबल नॉन लग रहा है या सिंगुलर काउंटेबल नॉन लग रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सेवरल के बाद अगर प्लूरल प्रोनाउन हो तो प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, वन ऑफ के साथ प्लूरल नॉन या प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सम ऑफ के साथ अगर सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब, सम ऑफ के साथ, सम ऑफ के बाद अगर प्लूरल नॉन है तो प्लूरल वर्ब होगा। और परसेंटेज ऑफ और द परसेंटेज ऑफ, अगर बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ के बाद प्लूरल नॉन आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे द नंबर ऑफ के साथ होता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नॉन आता है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नॉन आता है तो प्लूरल वर्ब। ये सब आपको याद होगा, रखना होगा। लॉट्स, लॉट्स को है, लॉट्स को हम लोग सिंगुलर, ठीक है, नॉन भी कहते हैं, यानी कि सिंगुलर नॉन मान के चलते हैं। इसका मतलब तो होता है बहुत, लेकिन इसका कभी कभी हम लोग सिंगुलर नॉन की तरह यूज करते हैं। लॉट्स प्लस इन्फिनिटी यानी कि 2 प्लस v1 यानी कि सिंगुलर वर्ब होता है। द नंबर ऑफ डिफिनिट नॉन, सिंगुलर नॉन, सिंगुलर वर्ब। देयर इज ए लॉट्स, देयर इज लॉट्स टू से, बहुत बातें कहने को है। देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू, को है, बहुत काम करने को है। देयर इज लॉट्स टू से, बहुत बातें कहने को है। ठीक है, अब यहाँ याद रखिए इंडेफिनिट नॉन या प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि इंडेफिनिट नॉन या प्रोनाउन या इंडेफिनिट क्वांटिटी कैसे पहचानेंगे, अगर इंडेफिनिट क्वांटिटी या इंडेफिनिट नंबर कैसे पहचानेंगे, अगर ये सब फ्रेज होगा तब। ए नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हिप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री क्वार्टर, थ्री फोर्थ ऑफ, मोस्ट ऑफ, मास ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रोपोर्शनल ऑफ, ऑल ऑफ, none of, both of, rest of, remainder of, a total of, half of, many of, much of, a handful of, a good deal of, a great deal of। और ये सब फ्रेज रहेगा तो इससे हम यही पहचानेंगे कि यह जो है एक इनडिफिनिट नंबर
और क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके साथ जैसा हम ऊपर पढ़ाए हैं, इनडेफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा। अगर ये नंबर ऑफ रहेगा, इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा। बस यही आपको याद रखना है। और दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि अगर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो उसके बाद वर्ब प्लूरल होगा, काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल ही होगा, और अनकाउंटेबल होगा तो उसके बाद सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लॉर्ड्स लॉट्स ऑफ पीपुल आर स्लीपिंग इन द पार्क। बहुत लोग बागान में सो रहे हैं। लॉट्स ऑफ वर्क इज डन। बहुत सारा काम हो गया। 2/3 ऑफ द हाउस was well repaired। 2/3 घर का 2/3 अच्छी तरह से मरम्मत हो गया। सम ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाज क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सम ऑफ मिल्क वाज गिवन टू चाइल्ड। कुछ दूध जो है बच्चे को दिया गया। सम ऑफ चिल्ड्रंस क्या है? सम ऑफ चाइल्ड वर डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली। कुछ बच्चे अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। अबाउट 30% ऑफ अमाउंट हैज बीन पेड। लगभग 30% रकम अदा कर दिए गया है। ठीक है, द परसेंट ऑफ फेल्यूअर्स इज स्मॉल। द परसेंट ऑफ रहेगा, उसके बाद फेल्यूअर्स प्लूरल रहेगा, उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। द परसेंट ऑफ फेल्यूअर्स इज स्मॉल। असफलता असफल व्यक्तियों की प्रतिशत क्या है? कम है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ गुड्स पर्सन इज स्टिल वेरी हाई। अच्छे व्यक्तियों की प्रतिशत अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह का सेंटेंस होगा। देखिए, परसेंटेज के बाद क्या हुआ? गुड पर्सन प्लूरल हुआ, इज आया सिंगुलर। अब आ जाइए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन, और उसके साथ वर्ब क्या होगा। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यानी कि सिंगल यानी कि सिंगुलर यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा को ही क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सिंगुलर यानी कि एक, और प्लूरल यानी कि अनेक। ठीक है, ए एन जो लगेगा, ए एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी कलेक्टिव नाउन यानी कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगा, तो उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। क्योंकि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो है वह सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो होगा वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। या इसको हम दूसरी तरह से समझा सकते हैं कि देखिए सिंगुलर, देखिए हम इसको दूसरी तरह से समझा सकते हैं कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? वर्ब। तो देखिए जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अभी आप पढ़ा है कि सिंगुलर, अभी आप पढ़ा है कि नॉन प्रीपोजिशन नॉन। अगर नॉन प्रीपोजिशन नॉन से अगर हम कंपेयर करेंगे, नॉन नॉन प्रीपोजिशन नॉन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे सिंगुलर। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन से पहले आए हुए नॉन को हम सब्जेक्ट मानकर उसी के नंबर और पर्सन के अनुसार यहाँ पर हम वर्ब लाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मान ले कि ये भी एक नॉन हुआ, ये भी नॉन हुआ, क्योंकि सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है और ये भी क्या हुआ? प्लूरल नॉन है, तो ये क्या हुआ? ऑफ क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन से पहले आए हुए नॉन को ही हम क्या सब्जेक्ट मान के उसी के अनुसार क्या लाएंगे? हम वर्ब लाएंगे। क्योंकि ये सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है, इसलिए ये वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो आप याद रखें, अगर प्लूरल कलेक्टिव नॉन होगा तो इसको यहाँ क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। उसके बाद आपको यही याद रखना है कि कौन कौन सा सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है और कौन कौन सा कलेक्टिव नॉन है। बस आपको यही याद रखना। प्लूरल कलेक्टिव नॉन रहा तो प्लूरल वर्ब रहेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। ठीक है, प्लूरल नॉन के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। जैसे एग्जांपल, ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है, छात्रों का एक समूह चुना गया। क्योंकि ए टीम हुआ तो यह सिमिलर हो गया।
ए सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट, क्या है, पुस्तक की एक सेट यानी कि एक सेट खरीदा गया। टू पेयर्स ऑफ शूज आर बॉट, दो जोड़े जूते खरीदे गए। तो दो जोड़े हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया, टू पेयर्स हो गया, पेयर्स तो हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि दो को मिला के एक होता है, इसलिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन टू पेयर्स हो गया यानी कि चार को क्या हो गया, जूता हो गया, तो ये कलेक्टिव टू हो गया, तो इसलिए प्लूरल हो गया यहाँ। थ्री बंचेस ऑफ ग्रेप्स आर फॉलन डाउन, तीन अंगूर के तीन गुच्छे क्या हुए, गिरे या गिर गए। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज बीन इनवाइटेड, ठीक है, म्यूजिशियन के एक समूह को या बैंड को क्या किया गया है, बुलाया गया है, निमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से ये बैंड हुआ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड अंटिल नाउ। तो चलिए यहाँ याद रखिए सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, अब इसको याद रखिए, और इससे भी एग्जाम में पूछता है, क्या करता है, ए सोल ऑफ फिश की जगह पे ए सोल ऑफ बर्ड कर देगा, तो आपको वहाँ पर पहचानना है, इसको याद रखना है। सोल ऑफ फिशेज कलेक्टिव नाउन है, क्या है, मछलियों का झुंड। ए, ए, ए हर्ड ऑफ कॉज, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, हाथियों का झुंड, गाय का झुंड, जानवरों का झुंड। फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, ठीक है। इसी तरह आप याद रखिएगा, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ए स्वार्म ऑफ बीज, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स, ए कलेक्शन ऑफ स्टम्प्स, ए पेयर्स ऑफ शूज, ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग्स, ए सूट ऑफ रूम, ए ट्रूप ऑफ सोल्जर, ए कंपनी ऑफ सोल्जर, ए बैंड ऑफ रोबर्स, ए बैंड ऑफ थीव्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, a party of tourists, a caravan of travelers, a board of directors, baby, a baby of girls, a baby of women, a baby of ladies। इसका मतलब यही हुआ, लड़कियों का समूह, औरतों का समूह, ठीक है। A batch of students, a batch of trainee, a group of boys, a group of musicians, a choir of singers, a choir of singers, a bundle of notes, a bundle of sticks, a pile of blankets, a heaps of braids। यहाँ हमेशा देखिए सब क्या होगा, प्लूरल आ रहा है, आपके पास प्लूरल आ रहा है, यही पहचान होता है ये कलेक्टिव नाउन के साथ। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए क्लस्टर ऑफ हाउसेस, ए रॉ ऑफ बिल्डिंग्स, ए रॉ ऑफ houses, a bunch of keys, a bunch of grapes, a bunch of flowers, a bar of chocolate, a course of lectures, a tray of sailor, a fleet of ships, a fleet of boats, a volley of swords, a volley of questions, a volley of swords, a volley of questions, a pack of cards, a series of events, a series of lectures, a team of horses, a team of players, a bench of justice। और बेंच ऑफ जस्टिस को यानी कि न्यायाधीशों के समूह को ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। ए पाइल ऑफ बॉडीज, लाशों का ढेर, ए सीरीज ऑफ बम्स एक्सप्लोशन, ये सब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ वर्ब क्या होगा। अब यहाँ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या हो गया, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट, इसको चाहे तो हम गवर्नमेंट को सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं या प्लूरल समझ के प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट, स्टाफ, बोर्ड, कंपनी, कमिटी, एसोसिएशन, फेडरेशन, असेंबली, फेडरेशन, काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन, मैनकाइंड, पब्लिक, ऑडियंस एंड ज्यूरी। ज्यूरी क्या हो गया, बेंच ऑफ जस्टिस। ज्यूरी के साथ एक कंडीशन है, यानी कि ज्यूरी को हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल कह सकते हैं। अगर ज्यूरी, ज्यूरी किसको कहते हैं, न्यायाधीशों का समूह। अगर न्यायाधीशों का समूह से एक जो निर्णय निकलता है, जो सभी का निर्णय अगर यूनिटेड हो यानी कि एक हो या यूनाइटेड हो, तब इसको सिंगुलर मान कर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर उनके ओपिनियन में, उनके उनके जो है ऑर्डर में, यानी कि उनके ओपिनियन में, निर्णय में अगर, विचार में अगर विभिन्नता हो, तो उसको प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब
यूज करेंगे, बस यही याद रखना है, ज्यूरी के साथ यही कंडीशन है। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स स्पीकर, यानी कि सभी न्यायाधीशों ने यह निर्णय लिया, यह तय किया यह कि एक स्पीकर को चुनने के लिए, ठीक है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ज्यूरी यानी कि न्यायाधीश अपने अपने विचारों में अलग हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, न्यायाधीश अपने अपने विचारों में हुए अलग हो गए। क्या है, मैनकाइंड इज सेल्फिश बाय नेचर, तो मानव जाति स्वभाव से स्वार्थी है, या मानव जाति स्वभाव से स्वार्थी है। मैनकाइंड आर सेल्फिश बाय नेचर, और मैनकाइंड इज सेल्फिश बाय नेचर, मैनकाइंड के साथ दोनों यूज कर सकते हैं। इसी तरह द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सो इन इट्स ऑन इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट, सरकार जो है अपने इच्छा से निर्णय लिया है, ठीक है। सम कलेक्टिव नॉन ऑलवेज यूज विद प्लूरल वर्ब, कुछ ऐसे कलेक्टिव नॉन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी कि उनको हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इनको इसको एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, द इलेक्टोरेट्स वर परसुएडेड बाय द लीडर, तो इलेक्टोरेट्स जो है नहीं होगा, इलेक्टोरेट खाली होगा। द इलेक्टोरेट वर परसुएडेड बाय द लीडर, द जेंट्री ऑफ द टोन was in favor of the government, जेंट्री मतलब होता है सभी लोग, शहर के सभी लोग जो थे वह सरकार के पक्ष में थे, ठीक है। अब आ जाइए, छठा क्या है, वेट एंड मेजर्स एंड द वर्ब, वेट एंड मेजर्स एंड द वर्ब, ये इसका क्या है कि जब भी वेट या मेजर्स होगा, यानी कि अगर वेट और मेजर्स को किस में नापते हैं, यूनिट्स में नापते हैं, तो यूनिट्स में अगर नापेंगे तो उसमें हमेशा यूनिट्स तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, 10 माइल्स क्या हो गया, ये यूनिट हो गया, 10 माइल, 10 मील इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, 10 मील जो है टहलने के लिए लंबी दूरी है। 10 माइल क्या हो गया, प्लूरल यूनिट हो गया, उसके साथ वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। $10 was paid to him, $10 जो है उसे भुगतान किया गया। इस $500 इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में $500 है। अब सातवां आ जाइए, नेम, टाइटल और वर्ब। नेम, टाइटल और वर्ब आएगा जब भी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का नेम आए, या बुक का नाम आए, या कंट्री का नाम आए, या किसी बुक या किसी स्टोरी या किसी राइटिंग या किसी नॉवेल का टाइटल हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर यही नेम ऑफ कंट्री के से देश के नाम के अलावा अगर उस देश के किसी खेल के टीम का नाम को बताया जाए या संबोधित किया जाए, तो उसको प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, केवल यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है, क्या इज ए ग्रेट कंट्री, महान देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका महान देश है। अरबियन नाइट्स इज ए पॉपुलर बुक, अरबियन नाइट्स जो है वह प्रसिद्ध किताब है। टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट नोवेल, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है महान नोवेल है, ठीक है। अब यही बोला, नोट्स, कंट्री नेम uses as a name of team or game, then plural verb will use with it, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखें, इंडिया इज ए हॉट कंट्री, इंडिया एक गर्म देश है, इंडिया देश के बारे में बोला जा रहा है इसलिए यह सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इंडिया टीम के बारे में बोला जा रहा है, इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 3 विकेट, तो यह 3 विकेट, इससे यह पता चल रहा है कि भारत जो है 3 विकेट से जीत गया मैच, भारत जो है 3 विकेट से मैच जीत गया, तो जीत गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इंडिया के टीम का, क्रिकेट टीम का
संबोधन है या पता चल रहा है, इसलिए इसको प्लूरल मानेंगे। ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन द मैच, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का या किसी टीम का वो है, इसलिए इसके साथ हैव आएगा। ठीक है, प्लूरल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां देखिए क्या है कि द इनसेपरेबल एंड द वर्ड। सबसे पहले बोलेंगे कि इनसेपरेबल क्या हुआ, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनसेपरेबल कहते हैं। ठीक है, तो वह ये हमेशा जो है इनसेपरेबल जो होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा प्लूरल होता है, जिससे हम लोग ठीक है सिंगुलर नहीं बना सकते हैं जनरली, लेकिन काउंटेबल नाउन का यूज करके हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। In inseparable verb, words which are always plural that we cannot make singular generally, but by using singular countable noun, we can make these words singular. Okay? अब ये कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा वर्ड है? सीजर्स, सीयर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, शूज, आर्म्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, tongs, troops, spectacles, glasses, goggles, binoculars, weights, shocks, gloves, intestines, surroundings, shaving, particulars, irons, works, finds, fireworks, vegetables, drawers, cards, essays, arrears, belongings, customs, fetters, hot skirts, stairs, tidings, tidings यानी खबर, thanks, regards, etc. एग्जाम्पल देखिए, my scissors are sharp, मेरा कैंची तेज है। A pair of scissors had been purchased, क्या है, had been purchased या has been purchased, खरीदा गया है ना, कैंची का एक जोड़ा खरीदा गया। Your trousers are very loose, तुम्हारा ट्राउजर बहुत ही ढीला है। A pair of trousers have been made for you, अब यहाँ देखिए ए पेयर लगा दिया तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, एक जोड़ा पजामा तुम्हारे लिए बनवाया गया है। टू पेयर्स ऑफ शूज हैव बीन बॉट, दो जोड़ा जूता तुम्हारे लिए खरीदा गया है या खरीदा गया। ठीक है, अब आ जाइए ये एक जो है ये एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। ठीक है, जब भी वेयर अबाउट्स का यूज करेंगे तो उसके पहले हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद वेयर अबाउट्स, उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी ला सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ला सकते हैं। जैसे हर वेयर अबाउट्स इज नॉट नॉन, उसका कोई अता पता नहीं है या उसका कोई अता पता मालूम नहीं है, या हर वेयर अबाउट्स आर नॉट नॉन, उसका अता पता मालूम नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब बताइए यहाँ 9th क्या पढ़ेंगे, द हैफेनेटेड एक्सप्रेशन। द हैफेनेटेड एक्सप्रेशन यानी कि रिपीटेड नॉन विद प्रीपोजिशन को बोलते हैं द हैफेनेटेड एक्सप्रेशन। जैसे रॉ अपॉन रॉ। ठीक है, अब ये क्या है, रिपीटेड नॉन विद प्रीपोजिशन। ये रिपीटेड नॉन जो होगा वह सिंगुलर नॉन होगा, सिंगुलर नॉन प्रीपोजिशन, सिंगुलर नॉन वाज या हैज, V3 अदर वर्ड, सिंगुलर नॉन प्रीपोजिशन, सिंगुलर नॉन V2 और अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल हैफेनेटेड एक्सप्रेशन, यानी रॉ अपॉन रॉ, शिप आफ्टर शिप, वन बाय वन। ठीक है, जैसे देखिए रॉ अपॉन रॉ, एक ऊपर एक, शिप आफ्टर शिप,
जहाज के बाद जहाज, वन बाय वन, एक के बाद एक, ट्रेन आफ्टर ट्रेन, ट्रेन के बाद ट्रेन, बस आफ्टर बस, बस के बाद बस, दिन, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, बस पर बस, ट्रेन पर ट्रेन, विलेज आफ्टर विलेज, गांव का गांव, इस तरह का अर्थ निकलेगा। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, जहाज पर जहाज आते रहा। फिर देखिए, ट्रेन आफ्टर ट्रेन हैज कम, ट्रेन पर ट्रेन आता गया। वन आवर आफ्टर अनदर हैज पास्ड अवे, एक घंटे के बाद दूसरा घंटा बीतता गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। 10वां स्ट्रक्चर क्या है? नॉन इक्विवेलेंट एंड द वर्ब। नॉन इक्विवेलेंट पहले ही बोल चुके कि नॉन इक्विवेलेंट इफ सब्जेक्ट इज ए नॉन इक्विवेलेंट, इसका मतलब यह हो गया कि सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट अगर नॉन इक्विवेलेंट हो, नॉन इक्विवेलेंट यानी कि इन्फिनेटिव हो, या जेरंड हो, या फ्रेज हो, या क्लॉज हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके एग्जांपल। टू वॉक इज ए हेल्थी, टहलना क्या है? लाभदायक है। वॉकिंग इज ए हेल्थी एक्सरसाइज, टहलना क्या है? एक लाभदायक व्यायाम है। तो यहाँ पर देखिए, टू वॉक क्या है? टू वॉक क्या है? इन्फिनेटिव है। वॉकिंग क्या है गया? यहाँ जेरंड हो गया। इन्फिनेटिव और जेरंड में सेम चीज होता है, दोनों का नॉन जैसा काम करता है, लेकिन इसका क्या होता है? जैसे टहलना, ना निकलता है। ठीक है। हाउ टू डू इट इज अ प्रॉब्लम, कैसे करें यह एक समस्या है। तो हाउ टू डू क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। एंड ही इज पुअर इज नॉन टू मी, वह गरीब है, यह मुझे मालूम है, ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के साथ क्या हो गया? हमेशा सिमिलर वर्ब आया। याद रखिए हर जगह क्या है? सिमिलर लगा। ठीक है, नोट, इफ टू क्लॉजेज एडेड बाय एंड, यदि दो क्लॉज एंड से जोड़ा जाता है, देन वी कैन यूज प्लूरल वर्ब, तो हम लोग दो वर्ब का यूज कर सकते, तब हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। वेयर सी लिव्स एंड व्हाट सी डज आर नॉट नोन टू मी, वह कहाँ रहती है और क्या करती है यह मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ये दो क्लॉज हो गया। वेयर सी लिव्स एंड व्हाट सी डज, दो क्लॉज हो गया, इसलिए यहाँ आ रहा है। आगे चलते हैं। 11, द एंड एडजेक्टिव एंड द वर्ब। द और एडजेक्टिव को जब मिला के हम कोई भी, एडजेक्टिव के पहले अगर हम दा लगाते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन बन जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन को प्लूरल कंसीडर करके हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे रिच मतलब हो गया अमीर, रिच मतलब क्या हो गया? धनी या अमीर, जो कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही द रिच कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमीर लोग। इसी तरह एग्जाम्पल इसका देखिए, द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग खुशहाल है और गरीब लोग तकलीफ में है या बदहाल है, कष्ट में है। द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग खुशहाल है। द पुअर आर अनहैप्पी, और गरीब लोग दुखी है। अब यहाँ देखिए 12 सब्जेक्शन। 12 क्या है? सब्जेक्ट एंड अपोजिशन एंड द वर्ब। अपोजिशन यानी सब्जेक्ट एंड अपोजिशन, अपोजिशन मतलब हो गया नेम या पर्सन्स नेम, नाम या इंसान का या लोगों का नाम के साथ वर्ब। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आई एडम स्मिथ एम ए क्रिकेट प्लेयर। यहाँ पर देखिए आई जो हुआ उसके बाद कॉमा आया, तो आई के लिए ही एडम स्मिथ आया, इसलिए जो इसका वर्ब आएगा वो आई के, जो वर्ब आएगा वो आई के अनुसार आएगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है। इसी तरह यू बॉय आर वेरी विकेट, तुम लड़के बहुत बदमाश हो। तो यहाँ पर यू के लिए कहा जा रहा है, यू से हम क्या कर रहे हैं? एक लड़के को डिनोट कर रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम बहुत बदमाश हो। ठीक है, सी मारिया, वह मारिया
is very beautiful girl. See, Maria is very beautiful girl. Maria, वह मारिया बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, इसको याद रखिए। 13 देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिससे कि हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट होगा तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आता है, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, ईच ऑफ देम हैज गॉन, उनमें से प्रत्येक चले गए। तो ईच क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ हैज आया। नेदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड, नेदर क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया। उनमें से, उन दोनों में से कोई भी नजरिया या उनका नजरिया जो है ठीक नहीं रहा, अच्छा नहीं है। ठीक है, आइदर ऑफ दिस मेथड, इन दोनों में से कोई एक मेथड यानी कि तरीका, इन दोनों में से कोई एक तरीका इज सक्सेसफुल, सफल है। ठीक है, आइदर ऑफ दिस टू, आइदर ऑफ दिस मेथड्स, आइदर ऑफ दिस मेथड्स इज सक्सेसफुल, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई मेथड क्या होगा, सफल होगा, ये सफल है। इनमें से कोई एक मेथड क्या है, सफल है। दे इच हैव अ प्रॉब्लम, उनमें से प्रत्येक के पास क्या है, समस्या है। द व्हील्स इच हैव, देखिए हैव व्हील्स के अनुसार है। 12 स्पोक, चक्कों में, प्रत्येक चक्कों में 12 स्पोक्स होते हैं, डंटियां होती हैं। प्रत्येक चक्कों में 12 डंटियां होती हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड द वर्ब। 14 क्या है, indefinite pronoun and the verb। 14 क्या हो गया, indefinite pronoun and the verb। indefinite pronoun and the verb, सिंगुलर indefinite pronoun होगा तो सिंगुलर verb होगा, प्लूरल indefinite pronoun होगा तो प्लूरल verb होगा। अब आ जाइए कि सिंगुलर indefinite pronoun कौन कौन सा है। indefinite यानी कि अनिश्चित प्रोनाउन, जैसे indefinite क्वांटिटी और नंबर पढ़े थे, इसी तरह indefinite pronoun भी होगा। अब सिंगुलर कौन कौन सा है, तो वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, someone, nobody और somebody, nobody और somebody, ये सब क्या हो गया, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया, both, many, some and few, ये क्या हो गया, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, everyone knows this, सभी लोग इसे जानते हैं। everyone क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए knows हो गया। many of them know this, many of क्या हो गया, प्लूरल हो गया। someone has said so, किसी ने ऐसा कहा। note, none, all और any, none, all and any का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखिए। none के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी। जैसे none of के बाद अगर प्लूरल नॉन आता है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन होगा। ऑल के बाद अगर ऑल के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। एनी के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऑल इज वेल भी करेक्ट है और ऑल आर वेल भी करेक्ट है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल देखिए, डज एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है, या डू एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है। एनी का भी यूज हम देख लिए, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी। अब आ जाइए 15, इसमें है फॉर्मर, राइटर, फॉलोइंग, अंडर साइनेड इस। ठीक है, तो इसमें हम बता दें कि फॉर्मर और लेटर का यूज जो किया जाता है किसी
नॉन या प्रोनाउन को प्रथम और लास्ट दिखाने के लिए किया जाता है, या पहले या बाद में दिखाने के लिए किया जाता है। और वी कांट मेक इट प्लूरल बाय एडिंग एस या ई एस, तो हम इसे एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। If former letter following undersigned as a subject, then similar subject, similar verb and similar pronoun. Okay, plural subject, plural verb और plural pronoun, यानी कि यदि former letter following undersigned as a subject के जैसा होगा तो similar subject का समझ के उसको similar verb, similar subject समझ के उसको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट समझ के प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल, both Dinkar and Tulsidas were good poets, but latter was not as great as the former. latter कौन सा हो गया? तुलसीदास। तुलसीदास जो है वह दिनकर से अच्छा नहीं थे या अच्छे नहीं थे। तो बोल रहा है कि इसका क्या हुआ कि दिनकर और तुलसीदास दोनों ही अच्छे कवि थे, लेकिन लाइटर यानी कि तुलसीदास उतनी अच्छी कवि नहीं थे जितना कि दिनकर थे। द फॉलोइंग इज द न्यू रेट, निम्नलिखित नई दर है। ठीक है, इस तरह से हम देख लिया कि किस तरह से फॉर्मर, लाइटर, फॉलोइंग, अंडरस्टैंड का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब टू बी और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो नॉन या प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस के साथ, जैसे इट इज यू, इट इज आई, इट इज द गर्ल हु वॉन, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट टू बी, यानी कि इट क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट हो गया और इसी के अनुसार वर्ब आ रहा है। देखिए इज सब वर्ब आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब 17 हो गया क्या? द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि नॉन और प्रोनाउन प्लस हु, विच, दैट। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, विच, दैट को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और इसका जो सब्जेक्ट होता है हमेशा इससे पहले आने वाले नॉन और प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट मानते हैं। तो कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नॉन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट मानकर उसी के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, द मैन हु इज हेयर इज माय ब्रदर। तो द मैन जो है वह हु रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया, उसी के अनुसार जो है वर्ब आया। ठीक है, इज। ठीक है, वह व्यक्ति जो यहाँ है वह मेरा भाई है। ठीक है, फिर एग्जांपल देखिए, इट इज यू हु हैव डन दिस वर्क। आप ही ने इस कार्य को किया है। ठीक है, यहाँ देखिए, इट इज यू हु हैव डन दिस वर्क। आप ही ने इस कार्य को किया है। तो किसके बारे में बोल रहा है? यू के बारे में, क्योंकि हु के पहले कौन है? यू है। उसी के अनुसार आया है। अगर इट के अनुसार आता तो हैज आता। ठीक है, आप समझे यहाँ पर? द पेन दैट इज हेयर इज माइन। वह पेन जो यहाँ है वह मेरा है। द पेन्स दैट आर हेयर आर माइन। तो दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया पेन्स, तो इसलिए यहाँ क्या है? आर आ गया। तो यहाँ पर देखिए, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हु के पहले आई आया है और आई के लिए एम होता है, इसलिए इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसी तरह आप आ जाइए 18 देखिए कि सब्जेक्ट एंड और सब्जेक्ट ऐसे को कहते हैं नॉन एंड और नॉन एंड क्या हो जाएगा? ये वर्ब। तो नॉन और प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ता हो दूसरे नॉन और प्रोनाउन को, यानी एक नॉन और प्रोनाउन दूसरे नॉन और प्रोनाउन से एंड से जुड़ता हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। और इसका ऑर्डर जो होता है 231, 231, 21, 31, 23 और 33 होता है। जैसे माइकल एंड
रिकी आर फ्रेंड्स। माइकल थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ, रिकी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, दोनों एंड से जुड़ा है तो सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल हो गया, इसलिए आर हुआ। और फ्रेंड्स, माइकल और रिकी क्या है, दोस्त है। सी एंड आई आर फ्रेंड्स। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ और आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ, तो 31st हो गया इसका ऑर्डर। आर फ्रेंड्स 1 3 नहीं होगा, आई एंड सी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको सही करने के लिए सी एंड आई लिखेंगे इसका सीक्वेंस। ठीक है, यही सीक्वेंस बोलिए पर्सन का, या ऑर्डर बोलिए। ठीक है, यू एंड ही आर रिच मैन। तुम और वह अमीर आदमी है। 23 23 31 21 20 231 और 33, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अगर 3 आया, यानी कि अगर आई यू ही, ठीक है ना, तो अगर तीनों रहा तो बोलेंगे यू ही और आई, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। और तीनों एंड से जुड़ेगा तो इसके साथ आर होगा। ठीक है, जैसे यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स होगा। ठीक है, सही। नोट्स, अगर आर्टिकल्स, नोट्स में क्या है, आर्टिकल्स नॉन और प्रोनाउन एंड नॉन और प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब फॉर सेम पर्सन, और आर्टिकल्स नॉन एंड प्रोनाउन एंड नॉन एंड प्रोनाउन प्लूरल वर्ब फॉर डिफरेंट पर्सन। यानी कि जैसे कि अगर एक ही पर्सन को दो चीज के लिए संबोधित किया जाए तो उसके लिए केवल एक पहले आए हुए नॉन, यानी कि एंड से पहले आए हुए नॉन के पहले ही केवल हम आर्टिकल्स लगाएंगे और वो दो चीज से संबोधित हो जाएगा। जैसे कि द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर इज ऑन द टूर, यानी कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, यानी कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही व्यक्ति है जो टूर पे गए हुए हैं, जो कि घूमने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर आर ऑन टूर। मजिस्ट्रेट एक आदमी हो गया और कलेक्टर दूसरा आदमी हो गया, दोनों क्या है, घूमने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आर्टिकल्स आएगा एंड फिर आर्टिकल्स एंड फिर आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल फिर जाके नॉन एंड प्रोनाउन आएगा, आपको याद रखना होगा। अब ये पार्सल या पेयर सब्जेक्ट, पार्सल या पेयर सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो सिमिलर पार्सल और पेयर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आता है, यानी कि सिमिलर समझ के उसके साथ सिमिलर वर्ब आता है। पार्सल सब्जेक्ट को सिमिलर समझ के उसके साथ सिमिलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल में जैसे पार्सल क्या हुआ, ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। ब्रेड और बटर एक क्या है, इसका एक कहावत हो गया, एक पार्सल हो गया, ये हमेशा हम लोग यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड एंड कैरेज इज वेटिंग एट द डोर। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपको पार्सल सब्जेक्ट हो गया। ये पार्सल सब्जेक्ट होगा जो कि हम जनरली यूज करते हैं, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए 19 each every no and subject and the verb, each every and no, each every or no and singular subject and singular verb। यानी कि एग्जाम्पल में देखिए कि ईच एंड एवरी के बाद अगर सिंगुलर नॉन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि ईच मैन एंड ईच वोमेन हैज द सेम ओपिनियन। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक औरत का एक ही विचार है। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ऑन प्लेजर। हर दिन और हर रात अपना खुद का जो है खुशहाली लाता है। ठीक है, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वाज प्रेजेंट देयर। ना तो शिक्षक और ना ही छात्र वहाँ मौजूद थे। द इन द सेपरेटर 20 क्या हो गया, द सेपरेटर एंड द वर्ब। सेपरेटर किसको बोलते हैं, तो और को, जो दो सब्जेक्ट को या दो क्लॉज को सेपरेट करता है, नॉर को, आइदर को, और आइदर और नेदर नॉर को, और को, नॉर को, आइदर और को, नेदर नॉर को सेपरेटर कहते हैं। दिस आर यूज्ड टू सेपरेट टू सिंगुलर नॉन विद सिंगुलर वर्ब। ये जो है दो सिंगुलर नॉन को सिंगुलर वर्ब के साथ सेपरेट करते हैं।
ठीक है। these are used to separate two plural noun with plural verb। यहाँ जो है दो plural noun को दो plural verb के साथ सेपरेट करते हैं। इनका भी ऑर्डर 1 2 3 21 23 31 33। एग्जाम्पल में देखिए, neither he nor I am here। ठीक है। और नर के बाद आए हुए नॉन को ही हम लोग सब्जेक्ट मान के उसी के अनुसार वर्ब रखते हैं। ना हुआ ना मैं यहाँ हूँ। neither you nor I am guilty। ना तुम और ना मैं दोषी हूँ। neither beauty nor duty is an armor against death। ना तो खूबसूरती और ना ही कोई औजार मौत को रोक सकता है। neither Rumi nor his friend have passed the examination। ना तो रूमी ना उसके दोस्त एग्जाम या परीक्षा पास किया। either he और I am wrong। तो यहाँ पर देखिए, either he 3 1 आया है क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है। either पॉजिटिव है तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। neither he nor I am right। बस इस पे ध्यान रखना कि जब 23 रहेगा और ये जब पॉजिटिव में रहेगा तो इसको क्या करें, निगेटिव कर देना है। neither he nor I am right। for different number of noun और pronoun और सब्जेक्ट और के बाद यानी कि बोल रहा है for different number of noun और pronoun और subject not subject either or subject neither not subject then according to subject number and person use verb। जैसे कि कहने का इसका ये मतलब है कि द सेपरेटर जो है, सेपरेटर के बाद और के बाद सब्जेक्ट आता है neither और neither nor है तो nor के बाद सब्जेक्ट आता है। कहने का यही मतलब है कि और के बाद सब्जेक्ट आएगा। neither nor है तो nor के बाद सब्जेक्ट आएगा। either और है तो और के बाद सब्जेक्ट आएगा। nor के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब आएगा। यही कहने होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, neither the son nor his parents are blamed। तो nor his parents के बाद को सब्जेक्ट मान के उसी के अनुसार आर लगा क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल हो गया। ना तो लड़का ना तो उसके माता पिता दोषी है। neither Rumi nor his friends have passed the examination। ना तो रूमी ना उसके दोस्त लोग एग्जाम पास किए, परीक्षा पास किया है। either he either I am wrong। ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल है, समझिए। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड द वर्ब, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साथ सिमिलर वर्ब यूज होता है। 6 times 4 is 24। ठीक है। क्वांटिटी वर्ड एंड द वर्ब, क्वांटिटी वर्ड कौन कौन सा है वो देखिए। क्वांटिटी वर्ड यानी कि मच, मोर, लिटिल, लेस, ये सब क्या हो गया, क्वांटिटी वर्ड हो गया, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है। इसके साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आता है। जैसे एग्जांपल में, मच रिमेन्स टू बी डन, बहुत सा अभी करने को बाकी है। मच मोर रिमेन्स टू बी डन, बहुत बहुत सब करने को अभी भी बाकी है। लिटिल हैज टू बी डन सो फार, अब तक थोड़ा सा हुआ है। तो देयर इज स्टिल मच मोर टू डू, अभी भी बहुत बाकी है करने को। ठीक है। इस तरह से देखिए क्वांटिटी जहाँ जहाँ बता रहा है मच या मोर, सब के साथ क्या है, सिमिलर वर्ब आ रहा है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ये अब 23 देख, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स एंड एज फॉलोज। अब इसके साथ वर्ब क्या होगा, as regards, as concerns and as follows, always singular। Don't remove s from these words and don't add extra s in this word। as regards, as concerns and as follows हमेशा सिंगुलर होता है और ना तो इसमें s जोड़ा जाता है और ना इनमें से s निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, the new rates
are as follows। दर्द इस प्रकार है, ठीक है। The description is as follows। जो व्याख्या है इस तरह का है, निम्नलिखित है। The details are as follow। रॉन्ग हो गया, the details are as follows, ठीक है। इससे पहले केस डिस्क्रिप्शन सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर, डिटेल्स प्लूरल है, प्लूरल आया, ठीक है। 24 देखिए, देयर और इट एंड द वर्ब, ठीक है। देयर और इट के साथ वर्ब का यूज देखिए कैसे होता है। देयर, इट एंड द वर्ब। इट ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, इट ऑलवेज सिंगुलर। देयर एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देयर का जो वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे एग्जांपल, इट इज एन एप्लीकेशन, यह एक एप्लीकेशन है। देयर इज ए कप ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक कप है। देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर 4 किताबें हैं, तो यहाँ 4 बुक्स है। इसी के अनुसार ये क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ एक कप है, इसी के अनुसार क्या हो गया, इज हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, इसी के अनुसार वर्ब वर्ब आया, ठीक है। अब आ जाइए व्हाट, एज और देन के साथ वर्ब का यूज। व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, इट्स मीन्स दैट विच, दोज विच। हिंदी में इसको कहते हैं जो कि। इट मे बी यूज सिंगुलर और प्लूरल। एग्जाम्पल, आई कांट सी व्हाट appears टू बी कैमल। मैं नहीं देख सकता हूँ कैमल को, यानी कि मैं नहीं देख सकता हूँ कि ऊँट को क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए एज एंड द वर्ब। एज subject understood, verb according to subject understood। Example, there were not so many books as were needed, or there were not so many books as we understood हो गया, were needed। यहाँ उतनी किताब नहीं है जितनी हम लोगों की, वहाँ उतनी किताब नहीं थी जितना हम लोगों को जरूरत थी। then का यूज, then and the verb। then subject understood and verb according to the subject understood। Example, there were more deaths than was reported, or there were more deaths than it was reported। वहाँ जितना रिपोर्ट किया गया था उससे भी ज्यादा मृतक थे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।